हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं 14 अक्टूबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में जो एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था उसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। और मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में उसको मैं सॉल्व करूंगा। और इससे पहले मैंने एसएससी एमटीएस के और भी कई सारे हार्डेस्ट शिफ्ट सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है उनको जरूर से देखिए। जो एसएससी एमटीएस के टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट है जबको सबको मैंने सॉल्व कर दिया है और ये भी उसी में आता है। ये भी एक हार्ड शिफ्ट की सीरीज ही है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आप सीजीएल मेंस या एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं तो जरूर से पूरी वीडियो को देखिए। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो टीसीएस द्वारा कंडक्ट कराया जाता है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। और यही नहीं, इससे पहले सीजीएल प्री 2020 का और सीएचएसएल प्री 2020 का, सीजीएल मेंस 2019 वाला सारा मैंने टॉपिक वाइज सॉल्व कर रखा है। आप जरूर से जाकर के देखिए, उसमें मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया है। जैसे पूरी एवरेज एक साथ, पूरी प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ और सारी के सारे बाइलिंगुअल वीडियो हैं। तो आपको लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो पूरी आप वीडियो को और वीडियो सीरीज जरूर से देखिए अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो, ठीक है। और हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो रहा है जो एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करेगा। वो प्रैक्टिस बैच है, तो काफी मिनिमल प्राइस में, शायद 399 या 499 उसकी प्राइस है। आप जरूर से उसको ज्वाइन कीजिएगा अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से। तो जितना समय रह गया है ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए आप जरूर से अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना जितना मैंने करा रखा है इसकी भी अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप जरूर से क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी जरूर से कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 2:3 था। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का योगफल क्या होगा। या तो आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट पर ला सकते हैं या फिर रेशियो से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं ऑप्शन के थ्रू करना चाहता हूं जिससे टाइम कम से कम लगे। और स्पीड बिल्कुल मेंटेन करके रखना, जैसी मेरी स्पीड है वैसी स्पीड आपको मेंटेन करना है, इससे भी आगे जाना है, पीछे नहीं रहना है, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो देखो यहाँ पर आपसे वर्तमान में पूछ रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि 7 वर्ष पहले का जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी कि यहाँ पर जो योगफल होगा वो 5 होगा, ठीक है। 7 वर्ष पहले योगफल 5 था, तो अगर 7 और 7 14 वर्ष माइनस कर दें तो उससे पहले का जो वैल्यू मिलेगा वो 5 से कटेगा। तो आप सब में हर एक ऑप्शन में 14 माइनस करके देख लो कौन सा ऑप्शन 5 से कटेगा। 5 से कटने के लिए जरूरी है कि लास्ट डिजिट जो हो वो 5 या 0 हो, और 14 माइनस करने पर लास्ट में 0 या 5 चाहिए, तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, तो ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करते हैं। देखो पहले ये होगा 4×3=12, क्योंकि ऑफ को पहले हम करते हैं, उसके बाद ये डिवीजन होगा तो ये 5×3=15, ये 5 आ गया। फिर इंटू है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो पहले इंटू कर लें, 12×5 = 60, तो बचा 43 माइनस का 60 और प्लस का 2, तो 45 में से 60 जाएगा तो ये 15 बच जाएगा। बात क्लियर है, वो भी माइनस में, तो -15 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 27 था और ये -15 है, तो 27 में से 15 जाएगा तो 12 रह जाएगा। अब इस 29 को भी कंसीडर कर लो, 29 - 12 कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे ये बच जाएगा 17, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगा, ये -15 आया था ना, तो ये -15 आया था तो यहाँ +15 होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है। और अगर ये +15 होगा तो 7 5 12 2 1 3 और 1 4 1, ये कितना आ गया 42 आ गया, तो यहाँ पर 42 होता। और 29 में से अगर 42 घटाना है तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और यहाँ बच गया हमारे पास 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये आ गया 13, वो भी माइनस का, तो इस माइनस के साथ ये माइनस मिलेगा तो प्लस का 13 हो जाएगा और 21, यानी कि लास्ट में 4 आएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि अमिता ने 100.80 रुपए में 12 की दर से 100 सेब खरीदी, और फिर 117 रुपए में 15 की रेट से उसने 200 सेब और खरीद लिए। अब यह पाया गया कि 10% सेब खराब हो गए, उसके बाद वो 204 रुपए में 20 सेब की रेट से सारे सेब को बेच देती है, तो पूरे लेन देन में उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ठीक है। पहले हम सीपी निकाल लें। देखो यहाँ पर 12 सेब की कीमत इतनी है, तो 100 सेब की कीमत पहले कितनी होगी ये बताओ। तो आप बोलेंगे कि एक सेब की कीमत तो हो गई 100.8 और बटा 12, ये एक सेब की कीमत है और 100 सेब की कीमत लिखनी है तो ये 100। मैं सीपी लिख रहा हूं, पहली बार तो इतना खरीदा, और दूसरी बार में देखो 117 रुपए में 15 सेब मिलता है, तो एक सेब की कीमत हो गई 117/15, और ऐसे ऐसे इसने 200 सेब खरीदे हैं तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सीपी बन गया। अब यहाँ पर आप देखोगे, पहले कैंसिल आउट कर लो, तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट से ये 0 कट गया, ठीक है, और 12 से ये कटता नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे 12 8 96 और 12 चौके 48, ये कट गया, तो
40 रुपए तो यहाँ बन गए, और ये कितना बनेगा, 15 से कट जाएगा, 3 पचे 15, और ये 40 पचे 200, और 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 3 तिया 9, 3 निम 27 में। तो ये आ गया अपने पास दोस्तों 9 चौके 36 का 0, और फिर 4 तिया 12 और 3 1560। तो ये ओवरऑल कितना बन गया, 40 और 60 100, तो ये बन जाएगा 13, 2400 बन गया मुझे लगता है कि। ठीक है, टोटल खरीदारी कितने की हो गई दोस्तों, 2400 रुपए की टोटल खरीदारी हो गई। आप इसे जोड़ लीजिए, दोनों को मिला करके पता चल गया कि 2400 में टोटल खरीदा था। अब आप यहाँ पर देखिए कि टोटल बेचा कितने का, तो आप देख रहे हो कि 10% सेब तो खराब हो गया, यानी कि 90% सेब रह गए। टोटल कितना बाई किया गया था, तो आप बोले हैं कि पहले 100 सेब खरीदा था यहाँ पर, और यहाँ पर 200 सेब, यानी कि 300 सेब खरीदा था, और सेब रह कितना गया, देखो रिमेनिंग एप्पल कितने रह गए, तो आप बोलेंगे कि 300 में से 10% तो खराब हो गया, यानी कि 30 खराब हो गया 300 में से, तो 270 सेब रह गए। अब 270 को वो किस हिसाब से बेचता है, 204 रुपए में 20 सेब बेचता है। तो अगर मैं एसपी की बात करूं तो आप बोलेंगे 204 रुपए में 20 सेब, तो एक सेब कितने में बेचा, 204/20, और अब 270 सेब बेचना चाहता है। तो देखो कितना उसके पास बच गया, 1 0 से 1 0, और 2 से आप इसको काट दोगे तो 2 दहा 20 और 2 दूना 4, तो 27 दूना कितना हो गया, 54, और 27 एकम 27, यानी कि 2754 में उसने बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ, खरीदा था 2400 का और बेच रहा है 2754 में, तो निश्चित रूप से 354 का प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए पर, नीचे क्रैमूल लिख देंगे 2400 और इंटू का 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। आप निकाल लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होगा, और 5 4 9 3 12, 3 से अभी कट रहा है ना, 3 से नहीं 6 से काट देते हैं। देखो 6 चौके 24, और ये 6 से काटोगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 6 5 30 और 6 9 54, 59/4 आ गया। 4 से डिवाइड कर दो, 4 एक बार में दोस्तों, और बचेगा 1 और 9, तो 4 चौके 16, और पॉइंट बच गया हमारे पास 3, तो 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 14.75 आएगा। ये अपना सही आंसर है। अगला सवाल है दोस्तों कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, जबकि सी अकेले बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर देता है। यदि उन्हें पूरे काम के लिए 3240 रुपए मिले तो उसमें से सी का हिस्सा कितना हुआ। टाइम एंड वर्क में जो जितना वर्क करता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट मिलती है। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि किसने कितना काम किया। ए 12 दिन में काम कर सकता है दोस्तों, और बी 18 दिन में वही काम कर सकता है। अब अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये 12 तिया 36 और 18 दूना 36, क्योंकि टोटल वर्क हम किसको ले रहे हैं दोस्तों, 36 यूनिट को। 12 और 18 का एलसीएम 36 आएगा, तो टोटल वर्क हो गया 36, और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी हर एक दिन कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों, 2, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब देखो इन दोनों ने कितना काम कर दिया, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 4 दिन तक इन्होंने काम किया, यानी कि ए कितना काम कर दिया, तो आप बोलेंगे दोस्तों पहले दोनों 4 दिन तक काम कर चुके हैं, तो देखो ये एक दिन में तो 5 यूनिट का काम करेंगे, तो 4 दिन में ये 20 यूनिट का काम कर देंगे। और अगर 36 में से 20 यूनिट इन्होंने किया है, तो सी कितना काम किया होगा, इसमें से माइनस कर लो, वो 16 यूनिट का काम सी किया होगा, जो बच गया बस। अब जो जितना काम मिला है उनको देख लो आप, टोटल काम 26 यूनिट का था, सॉरी 36 यूनिट का, और 36 यूनिट कार्य के लिए कितना पैसा मिलना था, 3240, और इसने 16 यूनिट काम किया है, तो 16 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, बस 4 से ये कट जाएगा, 4 9 36, 4 से मैंने काट दिया, और 9 से इसको काट दो, तो 9 तिया 27 और 9 छक 54। तो 4 को हम 16 कैसे बना सकते हैं, 4 से गुना करके इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 चौके 144 होता है, और ये 0, यानी कि 1440 रुपए मिलेंगे सी को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों कि पिछले साल किसी विद्यालय में, किसी परीक्षा में विद्यालय ए से 300 छात्र शामिल हुए, और उसमें से 33.33% यानी कि 33.1/3% छात्र फेल हो गए। उसी वर्ष परीक्षा में विद्यालय बी से 480 छात्र शामिल हुए, और विद्यालय ए और बी से कुल मिलाकर 60% छात्र जो हैं वो पास हुए। तो कह रहा है कि विद्यालय बी से कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए, ये बताओ। नंबर लाइन पर लेके आते हैं, या तो आप एलिगेशन लगा लो, लेकिन एलिगेशन में आपको कैलकुलेशन लंबी लग सकती है, या फिर आप सीधे सीधे परसेंटेज लगाओ तो भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर नंबर लाइन पे लाते हैं तो ये काफी जल्दी हो जाएगा। देखना, अगर नंबर लाइन पे लाना है तो पहले ये बताओ कि छात्रों की संख्या का रेशियो क्या है। तो आप बोले कि ए में 300 छात्र थे और बी में 480 छात्र थे, तो रेशियो ये 0 से 0 कट गया, और 3 से 16 तिया 48, और ये 10, एक बार और 2 से काटेंगे तो ये 5:8 आएगा। ठीक है, तो ए और बी के छात्रों की जो संख्या है वो 5:8 है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूं कि ये ए के हैं छात्र और इधर बी के छात्र हैं। अब मैं फेल की संख्या लिख रहा हूं कि देखो ए में कितने फेल हुए थे, 33 सही 1/3%, 33 1/3% ए में फेल हुए थे।
बी का पता नहीं और ओवरऑल कितने फेल हुए हैं, तो आप बोलेंगे 60% पास हुए हैं, तो सबको मिलाकर 40% फेल हो गए दोस्तों। नंबर का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 5:8 था, तो यहाँ पे रिवर्स होगा, ये 8 होगा और ये 5 होगा। बस अब ये गैप देख लो, यहां से यहां तक का जो गैप है दोस्तों, वो रेशियो में तो 8 यूनिट है, लेकिन परसेंटेज में कितना है, 40 में से 33 सही 1/3 घटा दो, तो ये 6 सही 2/3 आएगा, जिसका मतलब होता है 20/3%। तो 8 की वैल्यू अगर 20/3% है, तो यहाँ पर गैप 5 यूनिट का था, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 5 गुणा में 20 और बटा ये 8 गुणा 3 होगा, यही होगा। तो ये 2 चौके 8 और ये 5 चौके 20, यानी कि ये 25/6 हो गया, तो 6 चौका 24 और 1 25, यानी कि 6 सही 1/4% का गैप आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 40 से हमें बी तक जाने में कितना बढ़ना पड़ेगा, 5 यूनिट बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट में 5 बढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, 4 सही 1/6। तो 40 में 4 सही 1/6 जोड़ दो, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 44 और 1/6%, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, और नंबर लाइन से ज्यादा फास्ट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई और तरीका लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे कुछ भी पूछना हो आप यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे यदि है तो। और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, या फिर ग्रुप डी के लिए, या फिर एसएससी की प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं, तो जरूर से हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर ये है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कुछ इंक्वायरी चाहिए तो, या यहाँ पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए ये है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। एक मिनट, चलिए यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:5 इफ एक्स एंड वाई शेप्स दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द इनकम ऑफ एक्स। एक्स का इनकम पूछा है, कोई बात नहीं, देखो एक्स और वाई में आप बोलेंगे दोस्तों कि इनकम का रेशियो था 2:3, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना था 4:5, और सेविंग कितने करते थे, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि पहला तो 5,000 करता था और दूसरा 17,500। तो हम पहला का लिख देते हैं कि ये 5,000 है, ठीक है, और दूसरा है 17,500। मैं अभी जीरो सबको 1000 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, 1000 से नहीं 100 से, ये पॉइंट नहीं आना चाहिए था ना, चलो पूरा लिख देते हैं, ये पॉइंट मत मानो, ये 17,500 है और ये 5,000 है। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा देता हूँ, आपने पढ़ा होगा, मैंने कई बार बता रखा है, ये 5 दूना 10 और ये 4 तिया 12, 2 का वेरी आ गया, यहाँ पर 2 का गैप आ गया। ये देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना बनेगा, देखो 17 चौके 68 और 5 चौके 20, यानी कि 70, और ये 5 5 जा 25 हो गया, गैप कितने का आ गया 45 का, 2 का गैप 45 का है, और हमसे पूछा था एक्स का इनकम बताओ, और एक्स का इनकम यहाँ पर 2 यूनिट ही है और वो 45 के ही आ गया, यानी कि 45,000। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि इफ ए बी एंड सी आर द मीडियन मोड एंड रेंज रेस्पेक्टिवली ऑफ द डेटा, ये डेटा गिवन है आपको, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b प्लस सी। तो पहले मीडियन मोड और रेंज हमें निकालना पड़ेगा। मोड निकालना इजी है, मोड यानी कि बहुलक किसको बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आई होती है। ठीक है, तो एक बार पहले हम डेटा अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। इसमें तो मैं डेटा को लिखूंगा, इसमें फ्रीक्वेंसी को लिखूंगा, और इसमें जो हम संचयी बरम्बारता लिखते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, एफ जिसको बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है, मुझे टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रहा है अभी। फिर एक बार डेटा हम लिखते हैं, पहले सबसे छोटे को लिखते हैं, तो सबसे छोटा इसमें 2 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। ठीक है, 2 कितनी बार आया है ये देख लो, जितनी बार आएगा वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2 एक बार आया तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 बन गया। फिर उसके बाद है 3, तो यहाँ पर मैंने 3 ले लिया। 3 कितनी बार आया है आप देख लो, यहाँ है 3, फिर यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 टाइम्स आ गया। उसके बाद आते हैं 4 पे, 4 कितनी बार है, 4 यहाँ पे एक बार है, एक बार यहाँ पे, तो 4 भी हो गया 2 टाइम्स। 4 के बाद आते हैं 5, 5 एक बार आया है इसमें, तो 5 हमने लिख दिया एक बार। 5 के बाद 7, 7 भी एक ही बार आया है, तो 7 एक बार आ गया। 7 के बाद क्या आ सकता है 8, 8 भी कितनी बार आया है एक बार, और यहाँ पे एक बार आ गया 2 बार। 8 के बाद आते हैं किस पे, 9 पे, 9 एक बार आया है। 9 के बाद इसमें 10 भी है, वो भी एक बार आया है। ठीक है, 10 के बाद आप देख लो क्या है, 10 के बाद 12 है, वो भी एक बार आया है। और उसके बाद है 17, 17 वो भी एक ही बार है। ठीक है,
चलो तो ये हमने अरेंज कर दिया। संचयी बारंबारता आप निकालोगे तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे ये 1 है तो 1 हो गया, फिर 1 और 3 को ऐड करके यहाँ 4 लिखेंगे, फिर 4 और 2 जोड़ के यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2 ये 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14, ये हो गया। अब ये जो आ रहा है 14, ये टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, इसको आप सिग्मा एफ कह सकते हो। ये कितना है 14, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टेबल है, रो है, इसमें सबको ऐड करोगे तो ही 14 आएगा। अब मीडियन कैसे निकालें, देखो पहले मैं बात कर लेता हूं मोड की। बहुलक, बहुलक के लिए क्या इसमें लिखा गया है कि बहुलक है बी, तो बी इसमें कौन होगा, बहुलक यानी कि जो बहुत बार आया हो, सबसे ज्यादा बार आया हो, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 3 की, यानी कि बहुलक कितना हो गया, देखो 3 किसके लिए है, 3 के लिए, तो ये 3 हो गया। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम माइनस की मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है 17 और मिनिमम वैल्यू है 2, तो 17 में से 2 माइनस कर दो 15, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं कि मीडियन कैसे निकालें, तो मीडियन के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि n की वैल्यू अगर 14 हो गई तो ये इवन नंबर है, एक इवन है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, अब मीडियन निकालेंगे आप n/2 एंड n/2 प्लस 1, ठीक है। इतने पोजीशन पे जो भी टर्म्स आएंगे उनका एवरेज, ठीक है। तो देख लो आप n/2 और n/2 प्लस 1 पे कौन आएगा, n तो 14 है, तो 14/2 का मतलब कौन सा हो गया, 14/2 का मतलब 7th पे और 8th पे जो आएगा, तो 7th और 8th आपको संचयी बारंबारता में देखना होगा। ये 7th है, एक मिनट देखो, ये 7th है, ये 8th है, तो 7वें पे यहाँ पे 5 है और 8वें पे 7 है, तो 5 और 7 का आपको एवरेज लेना है। तो जो मीडियन होगा दोस्तों ये होगा 5 और 7 का एवरेज 12/2 यानी कि 6, और मीडियन को हमने ए बोला था, तो ए की वैल्यू 6 हो गई, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 15। अब निकाल दो जो कैसे रहा है, 3a पूछ रहा है तो ए की वैल्यू 6 है, तो ये 6 18 माइनस 2 बी की वैल्यू 3 है, तो ये 6 और प्लस सी का मतलब 15, तो ये 18 में से 6 जाएगा, तो 12 और 15 कितना हो गया 27, यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 35 और 12 है, इस आयत के चारों ओर निर्मित वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बताना है। देखो ऐसा कुछ फिगर बनेगा, एबीसीडी मान लेते हैं कि अगर ये एबीसीडी एक आयत है यानी कि रेक्टेंगल है, तो इसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया गया। अब यहाँ पर देखिए कि आयत का जो डायगोनल है एसी जो डायगोनल है दोस्तों, यही वृत्त का क्या है, व्यास है। तो अगर हम बोलें कि वृत्त का डायमीटर क्या होगा, यानी कि व्यास, तो वो होगा डायगोनल एसी के बराबर, ठीक है। और डायगोनल कैसे निकालते हैं, यानी कि विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो 35 का स्क्वायर करना भी आसान है, ये 12 25 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसको जोड़ लो, ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 4 9, और ये 4 और 2 6, और 12 और 1 13, बोलो किसका स्क्वायर रूट होता है ये। देखो यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जो एसी है वो डायगोनल है रेक्टेंगल का, यानी कि विकर्ण है, तो ये जो एसी है यही व्यास बनेगा, डायमीटर बनेगा किसका, इस सर्कल का। और ये हमने निकाल लिया कि ये किसके बराबर होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई के, तो ये आ गया 37 अपना, ठीक है। अब डायमीटर 37 आ गया, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई इंटू डी, यानी कि डायमीटर, तो पाई हो गया अपने पास 22/7 और डायमीटर हो गया 37। अब बस यहाँ पर आप निकाल लो कि ये कितना होगा, 37 को 22 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 22 7 154 हासिल 15 होगा, और 22 यहाँ 66 और 15 जोड़ लो आप, 66 और 15 जोड़ोगे तो ये 81 आ गया, और बटा का कितना हो गया 7, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, ये 7 एक बार में आ जाएगा अपने पास कितना, 1 और 1 तो 7 फिर से एक बार में, तो बचेगा 4 और 4, 7 6 42, 116 से शुरू होने वाला आंसर होगा, यानी कि ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर खरीदता है और अंकित मूल्य से 16% एक्स्ट्रा मूल्य में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत। 4/5 का मतलब कितना होता है, 80%, यानी कि यदि वो 100 में खरीदा तो 80 में बेच देता है, ठीक, सॉरी 80 पर खरीदता है। देखो यहाँ पर एमपी यदि 100 है तो वो खरीदेगा कितने में, 80 में, ठीक है, और बेचता कितने में है, अंकित मूल्य से 16 ज्यादा पर बेचता है, यानी कि 100 अगर लिखा है तो 116 में बेचेगा। देख लो कितना प्रॉफिट हो गया, तो आप बोलेंगे 20 और 16 46 का प्रॉफिट हुआ क्या, 20 और 16 36 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 36 का प्रॉफिट हुआ 80 पे और गुना का 100, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 चौके 8 9 चौका 36, यानी कि 9 का मल्टीपल आंसर होगा, ये होगा। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे ये 9 आया ना, जैसे मैंने 36 देखा था तो ये पता चल गया था कि ये 9 से का मल्टीपल ही आंसर आने वाला है, और ऑप्शन में 9 से कटने वाला एक ही था, इसीलिए आगे मैंने ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया और डायरेक्ट आंसर लगा दिया कि 9 का मल्टीपल आएगा 45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है किसी बेलन की त्रिज्या उसकी वास्तविक त्रिज्या से 50% कम कर दी जाती है और आयतन को उतना ही रखने के लिए यानी कि समान रखने के लिए उसकी मूल ऊंचाई को कितना गुना किया जाना चाहिए, के गुना किया जाता है, तो के का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, देखो हम क्या कर लेते हैं, बेलन की त्रिज्या को यानी कि रेडियस को 50% रिड्यूस कर दिया, यानी कि 50% का मतलब 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हुआ तो उसमें से एक रिड्यूस करके और 1 बना दिया रेडियस को। और देखो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें रेडियस 2 बार चेंज होगा और हाइट एक बार चेंज होगा, तो रेडियस 2 बार चेंज होने वाला है और रेडियस को 50% रिड्यूस कर रहा है, तो एक बार और ये 50% रिड्यूस हो गया, यानी कि 2 से 1 हो गया। अब कह रहा है कि हाइट को यहाँ पर कितना टाइम किया जाए कि जो इसका वॉल्यूम बने वो सेम बने। तो वॉल्यूम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मान लो वॉल्यूम सेम बनने का मतलब है कि वॉल्यूम पहले 1 था तो आज भी 1 ही चाहिए, वॉल्यूम का रेशियो सेम होना चाहिए 1 और 1 का। अगर ये 1 और 1 का है तो बताओ ये वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये जो वैल्यू होगा ये 1/4 होगा, क्योंकि ये 2 दूना 4 है तो ये 1/4 होगा, तभी तो 4 से 4 कट के और 1 बचेगा। और ये कितना होगा अपने पास, ये तो 1 होगा, क्योंकि ये 1/1 को 1 से करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो देखो ये जो है ये हाइट में चेंज आ रहा है, रेडियस में मैंने यहाँ और यहाँ चेंज कर दिया, तो जो तीसरा चेंज है ये हाइट का होगा। 1/4 को ये 1 लिख दिया तो कितना टाइम्स कर दिया दोस्तों, 4 गुना कर दिया, 4 गुना। 1/4 को 4 गुना करेंगे तभी ये आएगा, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित प्रतिशत दर पर निवेशित कोई राशि 2 वर्ष में इतना और 3 वर्ष में इतना हो जाती है, और यदि वार्षिक संयोजित भी होती है वो, तो समान राशि यानी कि सेम प्रिंसिपल 4 इयर्स के लास्ट में कितना अमाउंट देगी, ये आपको बताना है। और ये भी चक्रवृद्धि ब्याज पर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही बताना है इसका मतलब, क्योंकि इसमें लिखा नहीं कहीं भी कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है। चलो तो देखो पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस बोल रहा हूँ, रेट निकाल लेते हैं। आप चाहे तो रेट नहीं भी निकाल सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए, तो या तो आप इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के और फिर आगे 4 साल के लिए कैलकुलेट करो सीआई को। आपको पता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाल भी लिया तो 4 साल के लिए सीआई आपको निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो हम रेशियो पर काम कर लेते हैं। 4 साल के लिए सीआई ऐसे निकालोगे रेट के थ्रू तो आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी और टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, रेशियो का यूज कर लेंगे। 2 साल में ये कितना हुआ था, तो आप बोलोगे 2 साल में हुआ है ये 13,824, और अगले 3 साल में ये बन गया है दोस्तों 16,588 और पॉइंट का 8। अब इसको कैंसिल आउट करो और देखो कितना बनता है आपको, ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 0 आ गया। तो पहले मुझे लगता है कि 8 से कट जाएगा, तो 8 से काटते हैं, ये 8 एक बार में, तो कितना बच गया दोस्तों 5 और 8, तो 8 सत्ते 56 और 2 और 2, तो 8 दूना 16 और 8 अठे 64, ये 8 से हमने काट दिया, और यहाँ 8 दूना 16, 0 8 सत्ते 56 और कितना बच जाएगा 2 8, तो 8 तिया 24 और 8 छक्के 48। अभी भी 8 से कट जाएगा क्या, 8 से नहीं कटेगा, अब 8 तिया 24, 8 से कट जाएगा। चलो एक बार और 8 से काट देते हैं, तो ये 8 दूना 16 हो जाएगा, और फिर 8 एक बार में, और 8 छक 48, ये 8 से कट गया। इसको 8 से काटो तो 8 दूना 16 और 8 पच्चे 40, 8 नीम 72, 8 दूना 16। अभी भी 8 से कटेगा, यहाँ पर देखो 8 सत्ते 56, तो 3 और 32, अभी भी 8 से कट जाएगा। 8 से काटो फिर से, तो ये 8 दूना 16 और 8 सत्ते 56 और 0 आ गया, और इसको 8 से काटेंगे अगर, तो ये कटेगा 8 तिया 24, 8 दूना 16 और 8 चौके 32। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं किससे, 9 से कट जाएगा क्या, 4 2 6 और 3 9, 9 से कट रहा है तो इसको 18 से काटने की कोशिश करते हैं। एक ही बार 18 से काटोगे तो ये 18 एक बार में, और 18 पच्चे 90 कट गया, और इसको 18 से काटोगे तो ये 18 एक बार में, तो 12 और 2 14 और 18 अठे 144, यानी कि ये अब हो गया 5 तिया 15 और 6 तिया 18, यानी कि ये 5 से 6 बन रहा है। अगर आपको रेट बताना होता तो 5 से 6 हो गया, यानी कि 5 पे 1 बढ़ गया तो 20% रेट हो जाता है, लेकिन रेट पर हम नहीं आएंगे। हमें ये पता है कि हर एक साल ये 5 से 6 हो जाएगा, चाहे जो भी अमाउंट दो आप इसको। तो हम ये बोले कि देखो थर्ड ईयर में ये कितना था दोस्तों, थर्ड ईयर के लास्ट में, तो आप बोलोगे कि 16,588 था लगभग। ठीक है, और पॉइंट का 80 भी ले लेते हैं चलो। और फोर्थ ईयर का हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, और रेशियो में पता है दोस्तों कि थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में क्या आएगा, अगर थर्ड ईयर में 5 है तो फोर्थ ईयर में 6 हो जाएगा, यानी कि ये 5 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 5 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है और 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो। 5 से कितनी बार में कटेगा, अगर 5 से आप इसको काटते हो तो देखो ये कटेगा 5 तिया 15 और फिर से 5 तिया 15,
यानी कि अगर हम शुरू का ही 2 डिजिट पता कर लें तो भी बात बन जाएगा। देखो अगर ये 33 टाइम्स शुरू में ही जा रहा है तो इसको भी 33 टाइम्स करके देखो, 6×3=18 और 6×3=18 और 19, यानी कि शुरू का 2 डिजिट 19 होगा और शुरू का 2 डिजिट 19 इसमें है। वरना आप पूरा इसको कैंसिल आउट करके और फिर आंसर निकाल सकते हो। पूरा आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आएगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं चेक करके दिखाई देता हूँ। देखो 5×3=15 कटा था, फिर 5 एक बार में आता, फिर 5×7=35 आता, तो लगभग और 17 से हम गुना करते, ठीक है, और आगे अपने आंसर निकालते। तो ये 2 ही डिजिट पे काम बन जा रहा है। जब 2 डिजिट, ज्यादा से ज्यादा हम 3 डिजिट पे जाते हैं और क्या, अगर मान लो 18 आ जाता तो तीसरा डिजिट भी पता कर लेते। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे नहीं करोगे तो देख लो कि कितना टाइम लगेगा फिर आपको इसे करने में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है जरूर से लाइक कर देना और चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना। आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 18 और 30 मिनट में भर सकते हैं और टंकी से एक और पाइप सी जुड़ा है जो प्रत्येक मिनट यानी कि पर मिनट 125 लीटर पानी को बाहर निकाल देता है। सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 45 मिनट में टंकी भर जाती है। तो टंकी की क्षमता बताइए। पहले हम रेशियो लिख लेते हैं कि इनकी एफिशिएंसी का क्या रेशियो है। देखो ए 18 मिनट में भरता है और बी 30 मिनट में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ गया एलसीएम, यानी कि टोटल जो एफिशिएंसी है या फिर टोटल कैपेसिटी है उस टंकी की, उसमें 90 लीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ से एफिशिएंसी का अगर आप रेशियो लिखोगे तो 18×5=90 होता है दोस्तों, और 30×90 होता है। यानी कि ए हर एक मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा और बी कितना भरेगा, 3 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। और टोटल जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 90 लीटर, यानी कि 90 लीटर पानी उसमें आ सकता है। इसके हिसाब से अभी 90 लीटर ना कह के हम यूनिट कह सकते हैं कि 90 यूनिट का उसमें वाटर आएगा। अभी यूनिट हमें पता नहीं है तो बस यूनिट लिख लेते हैं। अब आप देखो जरा कि अगर तीनों साथ काम करने लगे, ए बी और सी भी, तो कितना टाइम लगना चाहिए। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 45 मिनट लगेगा, लेकिन हमें सी की एफिशिएंसी नहीं मालूम है तो हम सी की एफिशिएंसी मान लेते हैं कि चलो सी हर एक यूनिट में एक्स, हर एक टाइम में वो x लीटर पानी निकालेगा, ये हम मान लेते हैं। तो ऐसे करने पर जो इक्वेशन बनेगी, देखो अगर पूरा टाइम 45 मिनट लगना है, 45 मिनट तक तीनों ही पाइप खुले रहे, तो बताओ ए 1 मिनट में 5 यूनिट का पानी भरता है या 5 लीटर का, तो 45 मिनट में 45 और गुना का 5 भर देगा पानी। बी वैसे ही 1 मिनट में 3 भरता है तो 45 मिनट में 45 गुना 3 भरेगा। और सी हर एक मिनट में 1 लीटर खाली करता है तो 45 मिनट में इतना खाली कर देगा। और ये ओवरऑल करेंगे क्या भाई, 90 लीटर का पानी भरेंगे, यही तो होगा। यहां से देखो 45 सब में कॉमन है तो हम 45 को काट ही देते हैं। देखना ये 45 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और ये 45 दूना 90, तो ये बन गया 5 और 3 8, और इधर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6। यानी कि C जो है वो हर एक मिनट में 6 लीटर पानी निकाल सकता है। और टोटल इसका मतलब क्या हुआ कि C हर एक मिनट में 6 लीटर का पानी निकाल सकता है। तो बताओ C को टोटल कितना टाइम लगेगा। टाइम मैं पूछ रहा हूँ C के लिए, तो आप बोलोगे कि 90 यूनिट का भरना है और वो हर एक मिनट में 6 भरेगा, तो उसको टोटल 15 मिनट का टाइम लग जाएगा, ठीक है। टोटल 15 मिनट का टाइम लगेगा सी को खाली करने में। और 1 मिनट में वो कितना खाली करता है, आपको पता है 1 मिनट में 125 लीटर खाली करता है, तो टोटल टंकी वो खाली करेगा 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जितना वो टोटल पानी खाली कर सकता है उतना ही पानी तो टंकी में आएगा। तो हम लिख लेते हैं कि तो टंकी की कैपेसिटी होगी टोटल, वो होगी 15 गुणा में 125, क्योंकि हर एक मिनट में वो 125 लीटर निकालेगा, तो 15 मिनट में कितना निकालेगा। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 0 तो नहीं आना है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। और 15 को 12 से गुना करते हैं 180, यानी कि 18 से आंसर शुरू होगा, ये होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, तो अलग अलग टर्म हम बना लेते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, इनको अलग टर्म मान लेते हैं, इनको अलग, और इनको एक साथ अलग मान लेते हैं, ठीक है। पहले टर्म को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, ये 1/5 और इंटू का 10/3 और इंटू का 9/4 होगा, क्योंकि ऑफ लगा है। तो ये कितना बन गया, देखो 3 से कट गया, 3 3 9, और ये 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो ये आ गया हमारे पास 3/2। पहले का कितना आ गया, 3/2। दूसरे का इसका सोल्यूशन देखो, ये हो गया 4/5 और गुना 9 एकम 9 और 1 10/9 और इंटू का 15/8। तो ये कितना बनेगा, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, और ये हो गया 4 दूना 8 और 2 5 10। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 5/3। दूसरी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/3 आ गई, और इसके साथ माइनस यहाँ पे था तो यहाँ माइनस भी लगा लेते हैं। तीसरा देखो ये कितना आएगा, 3/4 और प्लस ये 3/4 और गुना का 2/1, तो ये हो गया 3 दूना 6 और 3 9/4 आ गया टोटल। सबको एक साथ अब कंबाइन कर लो, पहला 3/2 था, माइनस 5/3 और प्लस 9/4। एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 छक 12, यानी कि 6 तिया 18 और माइनस 3 चौके 12, तो 5 चौके 20 और प्लस 4 तिया 12, तो 9 तिया 27। तो यहाँ से हमारे पास 7 बच गया, और ये 18 और 7 25 आ गया, और बटा 12 25/12, यानी कि ऑप्शन डी सही है।
क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 8820 रुपए है, तो उसी राशि पर इस रेट से इतने समय के लिए प्राप्त धनराशि बताओ। प्राप्त धनराशि का मतलब हमें अमाउंट बताना है, सीधी सी बात है, या इंटरेस्ट बताना है। इंटरेस्ट ही पूछ रहा है शायद, यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखो इनकम पूछ रहा है, तो इनकम कौन सा होगा, इंटरेस्ट ही होगा। जो इंटरेस्ट मिलता है वही तो इनकम है, क्योंकि बाकी पैसा तो खुद का रहता है, जो प्रिंसिपल होता है वो तो खुद का ही पैसा है ना, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम है, तो इंटरेस्ट ही पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। देखो पहले इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आर इंटू टी परसेंट। तो आप देखोगे कि आर यहाँ पर है 6 चौके 24 और 3 27/3 4% की रेट से 4 तियां 12 और 2 14 14/3 वर्ष में, यानी कि ये इतने परसेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 8820, और हमें कैलकुलेट करना है ये 8 तियां 24 और 1 25/3 और गुणा में 7 दूना 14 और 1 15/2, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये कितना आएगा। ठीक है, आप जैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कर लो। देखो अगर हम काटने की कोशिश करें तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ नीचे 4 चाहिए, यहाँ नीचे 2 है, तो एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे वाली वैल्यू तो सेम हो गई, बस ऊपर वाले को देख लो। तो मैं ये लिख लेता हूं कि देखो 8800 जो 20 था, अगर इन सबको मैं नीचे लेकर आ जाऊं तो ये बचेगा हमारे पास कितना। तो आप बोलेंगे दोस्त कि 1 यूनिट की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो ये बनेगा नीचे हमारे पास 27 और गुणा का 14, और ऊपर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 25 और 15, तो ऊपर आ गया 2 25 और 15। बस इसको कैंसिल आउट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 14 से ये कटता नजर आ रहा है, 14 से काटेंगे तो 14 छक 84, और कितना बचेगा आपके पास 4 2, तो 14 3 42 और 0, ये कट गया। अच्छा एक और बात समझना कि ये अपने पास 27 है, तो ये 3 नंबर 27 और ये 9 7 63 यानी कि 70 आ गया, और ये 3 5 15 सारे कैंसिल आउट हो गए। तो अब यहाँ देखो 7 है तो आंसर 7 से कटेगा, और जीरो की बात करें कि जीरो कितना आएगा दोस्त, तो 2 जीरो लास्ट में आएगा और 7 से कटेगा आंसर। 2 जीरो तो सब में लास्ट में है, लेकिन 7 से कटना चाहिए, उसके बाद 5 भी लास्ट में आएगा, तो जिसके लास्ट में 5 हो और जो 7 से कट जाए। तो देखो इनको तो हटा दो आप, इनके लास्ट में 5 नहीं है, इस दोनों के लास्ट में 5 है, जीरो को छोड़ देते हो। और 5 से कौन कट रहा है, देखो ये कटेगा 5 से, 5 सॉरी 7 से, 7 से 42 और 7 5 35, ये कट जा रहा है, इसको काटो 7 से। तो आप बोलोगे कि ये कितना बच गया दोस्तों, 7 से काटोगे 7 7 49 और बचेगा कितना 5 5, ये नहीं कट रहा है। जो 7 का मल्टीपल था वो आंसर हो गया, यानी कि ये आंसर हो गया, वरना काफी टाइम लगेगा अगर कैलकुलेट करोगे तो। आगे बढ़ते हैं अपने पास कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है और बी से ए तक एक्स की स्पीड से आ जाता है, एवरेज स्पीड 45 है, तो एक्स का मान क्या होगा। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड आपको पता होगा कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, ऐसे ही लिखते हैं। पहला जो यहाँ पर दे रखा है आपको स्पीड वो है 10 मीटर पर सेकेंड का, लेकिन x की वैल्यू हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। देखो 2 के लिए 10 दे रखा है तो 18 के लिए 36 होगा, यानी कि ये 36 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये सीधी सी बात है। तो अब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं 2x के जगह पर, यानी कि पहली जो स्पीड है वो 36 हो गई, दूसरी स्पीड हमें मालूम नहीं है और नीचे जोड़ कर लिखते हैं, तो ये 36 और प्लस का x हो गया, और सबके बराबर कितना होगा बताओ। स्पीड था वो 45 दे रखा था, तो यहाँ पे 45 रख देते हैं। अब देखो ये 4 से 9 बार में कट जाएगा और ये 5 से 9 बार में कट जाएगा, तो ऊपर आ गया 8x और ये आ गया 36 पचे कितना होता है 180 और प्लस का 5x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 180, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, 3 धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि उनमें से किन्हीं भी 2 पूर्णांक का औसत तीसरे पूर्णांक में जोड़ा जाता है तो परिणामी योगफल जो आता है वो 181 172 या 160 आता है, तो दिए गए पूर्णांकों का औसत बताइए। मतलब क्या बना कि मान लो 3 पूर्णांक अगर ए बी सी है, तो इसमें क्या रहा है किसी 2 का अगर औसत तीसरे में जोड़िएगा तब इतना आता है। जैसे मान लो देखो अगर ए और बी का औसत यानी कि a प्लस बी बाई 2, अगर ये तीसरे यानी सी में ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसमें से फर्स्ट नंबर यानी कि 180 बनाएगा। ऐसे ही बी और सी का एवरेज यदि आप ए में जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 172, और ऐसे ही कह रहा है कि सी और ए का एवरेज यदि आप बी में जोड़िएगा तो ये आएगा 160। तो आपसे ये कह रहा है कि सभी पूर्णांकों का औसत यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बता दो। बात समझ गए होगे आप, ठीक है। तो कई सारे तरीके यहां से निकल सकते हैं, एक तो कि हम ऐसे ही निकाल लें कि देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें दोस्तों, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें सी को, तो ये कितना बनेगा a प्लस बी और प्लस का 2c इक्वल टू 181 को 2 से गुना कर लो तो 2 और 18 दूना 36,
यहाँ पर देख लो ये आ जाएगा b प्लस सी और प्लस का 2a इक्वल टू 172 का डबल, 2 दूना 4 और 17 दूना कितना आ जाएगा 34, और यहाँ से c प्लस a प्लस 2b ये कितना आ जाएगा दोस्तों 16 दूना 32 ये। अब तीनों को मैं ऐड कर लेता हूं, इसको इसको और इसको, तीनों को अगर ऐड करूंगा तो देखो क्या आएगा, आप जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर a है, इसमें 2a है और इसमें भी a है, यानी कि a कितनी बार आ जाएगा 4 बार, 4 टाइम्स a आएगा, 4 टाइम्स b और 4 टाइम्स c। तो अगर हम सबको ऐड करें तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स a प्लस b प्लस c। और राइट साइड ये जो दिया गया है इनको भी ऐड कर लो, क्योंकि लेफ्ट साइड ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड वाले को भी ऐड करेंगे, ये ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1026। तो 4 से हम इसको काट देते हैं, 4 से अगर काटोगे तो 4 दूना 8, 4 पच्चे 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा ही नहीं, चलो मत नहीं काटते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको हटाओ और यहाँ से लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो आएगा दोस्तों ये आ जाएगा 1026 और बटा 4। हमें इनका औसत बताना है, तो देखो ये 3 संख्याएं हैं ना, तो 3 से डिवाइड कर दो, ये औसत हो जाएगा। और जब लेफ्ट साइड 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये अब 3 से कट जाएगा, तो 3 से इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और ये 2 दूना 4 और ये 17 दूनी 34 और 1 दूना 2, तो ये आ गया 171 का आधा, यानी कि 8 दूना 16, 5 दूना 10, 85.5 आएगा, यानी कि ये सही होगा। आगे बढ़, जब किसी वस्तु को 242 रुपए में बेचते हैं तो 12% की हानि होती है, 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, ये बोल रहा है। देखो 12% के लॉस का मतलब है कि 88% की वैल्यू आपको प्राप्त होती है, कब, जब आप 242 में बेचेंगे। और हमसे पूछ रहा है कि 15% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 115% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। कई बार ऐसा सवाल बहुत बार आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बहुत बार कराया है। सॉल्व कर लो, या तो डीएस निकाल लो, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन कर लो। अब देखो पहली बात, अगर आप डीएस पर आते हो तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पर 8 और 8 16, यानी कि डीएस 7 है, तो इधर आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो इनकी डीएस कितनी आ जाएगी, 4 और 2 6 और 2 8 चौके 32, यानी कि डीएस 5 आ गया। तो इसका डीएस क्या आएगा, तो आप बोलोगे 5 जो पहले से था और ये था 5 और 2 7, तो एक बार और 4 से गुना करोगे, यानी कि 5 चौका 20, 20 आएगा, कुछ गलत तो नहीं करते हमने, 4 से गुना किया था ना, 7 चौके 28, तो 4 से हमने गुना कर दिया और ये 242 ही था, तो 2 2 4 4 8 और यहाँ पे 4, तो 8 चौके 32, यानी कि डीएस 5 आ गया। और ये 5 2 7 है, तो हम 4 से गुना करेंगे, तो डीएस इसका मतलब 2 आएगा फिर, लेकिन 2 तो बनेगा नहीं। अच्छा अच्छा 1 मिनट, ये 7 है ना, 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो हमने गलती कहाँ पर कर दी, हमने 1 यूनिट का डीएस निकाला था कि 1 यूनिट के लिए डीएस 5 आएगा, तो ये 7 था ना, तो 7 यूनिट के लिए डीएस 7 पचे 35 आएगा ना, और 35 का डीएस कितना होगा, 5 और 3 8 होगा। इसमें 8 देख लो किसका डीएस है, पहले की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 तो लेंगे नहीं, तो 5 2 7 ये नहीं है, इसमें 9 को हटा दो तो 4 डीएस आ रहा है, इसमें 4 2 6 3 9 ये भी नहीं है, तो ये हो गया, चेक करने की भी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अ मैन कैन रो अ बोट 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। 6 घंटे में वो 72 डाउन स्ट्रीम जा सकता है और 42 जो है वो अप स्ट्रीम जा सकता है 6 घंटे में। तो ये कह रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम यदि 6 दे रखा है तो उसको कितना टाइम लगेगा 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में स्टिल वाटर में, यानी कि शांत जल में। तो हमें बोट की स्पीड पहले पता करनी होगी, सीधी सी बात है, जो बोट का स्पीड होगा उसके बाद हम निकाल लेंगे कि शांत जल में टाइम कितना। तो हम मान लेते हैं चलो कि शांत जल में जो बोट की स्पीड है वो मैं x मान लेता हूँ कि शांत जल में जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। फिर आप बोलेंगे कि अगर वो धारा की दिशा में चलेगा 78, तो टाइम कितना लगाएगा, तो आप बोलेंगे कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस तो 78 हो गया, स्पीड क्या हो गया x और प्लस का 6, ये हो गया धारा की दिशा का टाइम, और प्लस धारा की उल्टा दिशा का अगर हम टाइम ले लें, यानी कि अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो डिस्टेंस है 42 का, अप स्ट्रीम में चलेगा तो x में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, ये आपने पढ़ा हुआ, टाइम टोटल 6 घंटे का लगता है। आप कैलकुलेट कर लो, देखो ये 6 से तो कट जाएगा ना, 6 7 42 और 6 से ये 13 6 78, तो ये कितना हो गया यहाँ से 13x और माइनस का 13 6 78 और प्लस 7x और माइनस का 7 6 42, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1। इसको हम लिख सकते हैं, देखो 13x और 7x कितना हो गया दोस्तों 20x, और 78 में से आप 42 को माइनस कर दो तो ये कितना बन जाएगा 36, और इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 36, ये 36 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस स्क्वायर से x भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 20, यानी कि 20 की रफ्तार से वो शांत जल में चल सकता है। तो टाइम कितना लगेगा
देखो 100 किलोमीटर चलाना है 20 की रफ्तार से, तो टाइम कितना लग जाएगा दोस्तों? 5 घंटे लगेंगे, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किसी कक्षा में छात्रों का औसत भार जो है वो 58.5 केजी है। 49 केजी, 51 केजी, 54 केजी और 68 केजी भार वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं, यानी कि नए छात्र हैं। अब कक्षा में सभी छात्रों का औसत भार 58.3 केजी है, तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, ये हमें बतानी है। ठीक है, देखो पहली बात तो मैं निकालता हूं कि कितनी कमी हुई। ठीक है, तो आप देखो कि पहला जो आया वो 49 केजी का है, तो एवरेज से कितना कम लेकर के आया बताओ? आप बोले कि दोस्तों ये एवरेज से लेकर के आया है 9.5 कम, 9, 9, 18, यानी कि ये 9.5 कम लेकर आया है। ठीक है, अगला भी कम ही लेकर के आया है, तो माइनस ही रखना चाहिए था, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। ये 58 के बदले में कितना लेके आया? 51, तो ये कितना कम लेके आ गया? 7.5 कम लेके आ गया। अगला 54 ही लाया है, 58 से 4 कम है, यानी कि ये 4.5 कम लेके आया। और अगला 68 है, तो ये कितना ज्यादा लेके आया? 9.5 एक्स्ट्रा लेके आ गया। तो टोटल कमी कितनी होगी? देखो ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 7 4 11 1 12, यानी कि टोटल कमी 12 की हो गई। लेकिन एक्चुअली में कमी होती कितनी की है? देखो जो एक्चुअल कमी आती है वो कितना का आता है? तो आप बोलेंगे कि एवरेज था 58.5 और बाद में एवरेज रह गया 58.3, यानी कि एक्चुअल कमी 0.2 की है। अब बताओ 0.2 कितने लोगों को कम किया जाए कि टोटल 12 की कमी आ जाए? तो आप बोलेंगे इनको डिवाइड कर दो। तो जो नंबर होगा यानी कि संख्या, वो कैसे पता चलेगा? 12 को 0.2 से डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट हटा देंगे 0, और ये 60 बार में कट जाएगा। यानी कि अभी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 6 पहले से थे। देखो 6 नए आए हैं, सॉरी 4 नए आए हैं। अभी 60 है ना, इसमें से 4 जो हैं ये नए आए हैं, तो पहले से कितने थे? 56 थे। ओल्ड वाले कितने हैं? 56, ये सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों कि 16,200 रुपए की राशि को एबीसी के बीच में इस प्रकार बांटा गया कि ए को 1200 रुपए कम प्राप्त होने के बाद एबीसी का रेशियो 3, 4 और 5 का आता है, तो शुरू में ए का हिस्सा कितना था? अच्छा देखो, अगर ए के लिए 1200 पहले ही हटा दे, तो जो पैसा बचेगा उसको 3, 4, 5 के अनुपात में बांटना है। तो आप 16,200 में से 1200 को पहले माइनस कर दो, तो आप बोलोगे कि 4,200 रह गया, और इसको बांटा गया है इस रेशियो में 3, 4 और 5 के, यानी कि 5, 4, 9, 3, 12 के रेशियो में बांटा गया। तो 12 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर गलत माइनस कर दिया क्या हमने? 1200 ही घटाना था ना। अच्छा, तो ये 1500 आएगा, सॉरी 1200 घटाएंगे तो ये 15,000 आएगा, 1500 भी नहीं 15,000 आएगा। ठीक है, तो 12 की वैल्यू 15,000 हो गई, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है, यानी कि 3 की वैल्यू यहाँ पर। तो 3 की वैल्यू निकाल लो। 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 से डिवाइड हो रहा है ना, इधर भी 4 से डिवाइड कर दो। 4 से भाग करोगे तो ये 4 3 12, 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 3750 आ गया। यानी कि 3750 मिला, और पहले से 1200 और मिल रखा था जो हमने नहीं लिया था। तो ए का जो टोटल शेयर हो गया ये हो गया 3750 और प्लस का 1200 और, तो ये लास्ट में 50 आएगा। 7 2 9 4, 4950 आंसर होगा, यानी कि ये सही होगा। अगला सवाल है कि जब 3820, 4672 और 6163 को बड़ी से बड़ी संख्या 1 से डिवाइड करते हैं, तो हर एक स्थिति में जो रिमाइंडर बचता है वो सेम बचता है। तो जब 1035 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या भागफल आएगा, ये बताना है। देखो पहले x क्या होगा, हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा इनके गैप का। तो लिख लेते हैं कि इनका गैप कितना है बताओ। 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 46 में से 38 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि ये 852 आ गया पहली बार। दूसरा क्या आएगा, इन दोनों का गैप बताओ कितना हुआ। तो आप बोलेंगे 3 में से 2 गया तो 1, और 16 में से 7 गया तो 9, और यहाँ पर बच गया कितना? 10। तो ये 14 बचेगा, 1491, क्योंकि 60 में से 46 घटाएंगे 14, तो ये 1491 आ गया। तीसरा गैप कितने का आएगा बताओ। फर्स्ट और लास्ट में गैप कितने का है? तो आप बोलेंगे 3 में से 0 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 61 में से 38 घटाना है तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, और 5 में से 3 जाएगा 2, ये 23 43 आ गया। ठीक है, अब इनका हमें क्या लेना है दोस्तों? इनका लेना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। जो इनका एचसीएफ आएगा वही एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एचसीएफ बताओ इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, जरा देखो आप। कुछ कॉमन निकलने लायक है इनमें? जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होता है। तो पहले मुझे लगता है कि ये सारे 3 से कट जाएंगे। 8 2 10 5 15 9, और 4 2 6, और ये 3 3 6 4 2 6, 3 से कट रहा है ना। तो एक तो 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये कितना बच जाएगा बताओ। 3 दूना 6, और 3 अट्ठे 24, और 3 चौके 12, ये आ जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये 3 चौका 12, 3 निम 27, और 3 सते 21, ये आ जाएगा। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 सते 21, और फिर 2 4 3 8 24, और ये आ गया। और भी कुछ कॉमन हो सकता है।
71 हो जाएगा क्या? 71, ये 71 से तो 4 टाइम्स कट जा रहा है, पहला वाला 71 से दूसरा 7 टाइम्स कट रहा है, तीसरा 71 से कटेगा, 71 एक बार में और फिर से 71 एक बार में। देखो 71 भी इसमें कॉमन है, ये 3 तो है ही, साथ में 71 भी कॉमन है, ये 4 बार में कट रहा है और ये 7 बार में और ये 11 बार में, तो इनमें तो अब कुछ कॉमन नहीं होगा, यानी कि जो HCF आ गया दोस्तों वो आ गया 3 गुणा में 71। तो हमें कह रहा है कि इस नंबर, इससे जब 10 और 35 को डिवाइड करेंगे तो कितना कोसेंट आएगा, तो डिवाइड कर दो, 10 35 को हमें डिवाइड करना है किससे? 3 इंटू 71 से। बोलो अब ये कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से तो कटता नजर आ रहा है, 3 3 9 और 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, यानी कि ये आ गया 345/71। तो ये कितना आएगा? अब देखो डिवाइड करके देख लो, 7 पच्चे 35, देखो अगर ये कितना होता, 50 होता दोस्तों, 45 है 300, 350 होता तो 5 बार में ये लगभग कटता, लेकिन ये है नहीं 350, तो 5 बार तो नहीं कटेगा, यानी कि 5 से छोटा ही आंसर होगा। 7 चौके 28, 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, तो 4 से बड़ा और 5 से छोटा के लिए हम कौन सा आंसर लगा सकते हैं? बताओ, 4 ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 4 पॉइंट समथिंग तो ऑप्शन में है नहीं, तो 4 ही लगा लेते हैं, ये आंसर होगा। ठीक है, इन्हें देना चाहिए था, ये 4 पॉइंट समथिंग ही आएगा, मुझे नहीं लगता है कि ये 4 के बराबर आएगा, लेकिन 5 से छोटा आएगा, क्योंकि 7 पच्चे 35 होता है, तो 5 से छोटा ऑप्शन में 4 ही है। 3 भी 5 से छोटा है, लेकिन उतना है नहीं, क्योंकि ये 210 के आसपास रहता तब 3 बनता। ठीक है, तो यही लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और बाकी कोई बात हो आप कमेंट कर देना, लाइक जरूर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।